हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली। यानी विदेशी यात्रियों में मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है, तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। जिनमें क्या है, अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री क्या हैं, सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक यानी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। तो यूनानी रोमन लेखक भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमण, यानी यूनानी रोमन लेखक में क्या है, भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिली। क्या हुआ कि कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ा, जिसके लिए हम लोगों को क्या हुआ, यूनानी स्रोत पर क्या हुआ, आश्रित होना पड़ा। सिकंदर के समकालीन यानी सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है। यानी सिकंदर के समकालीन कौन थे, भारतीय राजा कौन, तो सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया। कौन किया, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो और जस्टिन ने किया। एरियन और प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलकोर्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेखित किया। यानी एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलकोर्स ने उसे सेंड्रोकोट्स के नाम से क्या किया, उल्लेख किया। स्ट्रेबो डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यानी स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी जो विद्वान हैं, वो किसके, तो क्लासिकल लेखक के रूप में क्या हुआ है, जाने लगे। टेसियस यह ईरानी राजवैद्य था। यानी टेसियस जो था क्या था, तो एक ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, क्या, तो हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी, जो क्या है, भारत फारस संबंध वर्णन है, जिसमें भारत और फारस का संबंध क्या है, वर्णन है। नियार्कस आने सीक्रेट्स, अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, यानी नियार्कस, अनेस्टिक्रिट्स, अरिस्टोबुल्स, ये सब जो थे सिकंदर के क्या थे, समकालीन थे। वो इनका विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय था। यानी उसका विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय था, यानी विश्वास योग्य था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। यानी भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो टॉलमी ने लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। यानी टॉलमी की जियोग्राफी और कौन, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारियों वस्तुओं का वर्णन है। यानी इसमें क्या है, भारतीय बंदरगाह और क्या है, व्यापारिक वस्तुओं का क्या है, वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। डायोनीसियस मिस्र नरेश, डायोनीसियस जो है क्या है, तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यानी कौन से, तो डायोनीसियस जो थे मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में क्या हुए थे, आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो अशोक के दरबार में आए थे।
डायमेकस जो हैं सीरिया राजा यानी सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। यानी जो डायमेकस जो है सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में, किसके राजदूत के रूप में? टेंटियोकस, किसको? टेंटिओक्स प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में क्या हुआ था? रहा था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य, किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। यानी जो मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक, यानी किसका? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका है। इसकी पुस्तक क्या है? मेगास्थनीज का क्या पुस्तक है? तो इंडिका है। इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया। यानी मेगास्थनीज का जो पुस्तक क्या है? तो इंडिका है, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। प्लेन इसकी पुस्तक, यानी प्लेन का पुस्तक, इसकी पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका है। अब प्लेनी का पुस्तक क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिका है। यह लैटिन भाषा में है। किस भाषा में है? तो लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन है। यानी प्लिनी इसकी पुस्तक जो है, प्लिनी का पुस्तक क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिका है, जो क्या है? लैटिन भाषा में लिखी गई है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पति व खनिजों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। चीनी, यानी चीनी लेखक, कौन सा लेखक? तो चीनी लेखक जो है, कौन? चीनी लेखक। यात्रियों के विवरण, यानी चीनी यात्रियों का क्या है? विवरण दिया गया है। यानी भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री जो थे बौद्ध मातुयाई थे, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। इनमें प्रमुख हैं फहान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। यानी क्या हुआ था? फहान जो है यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईसा तक उसने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इसमें क्या हुआ? भारत के विभिन्न स्थानों पर क्या किया? भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक, कौन सा? तो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का विवरण दिया। यानी फहान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में आया, जो क्या हुआ? 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में विभिन्न स्थानों पर क्या किया? भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थितियों का क्या किया? विवरण दिया। होयनसंग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? तो 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यानी हंसंग जो था क्या हुआ? 16 वर्षों तक क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी उसका यात्रा जो है विवरण सी यू की नामक से प्रसिद्ध है। यानी उसकी यात्रा जो है सी यू की नामक से क्या है? प्रसिद्ध है, जिसने 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। हेले, इसके द्वारा लिखित हेनसंग की जीवनी में हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात हुआ है। इसमें क्या होता है? हेले के इसके द्वारा क्या होता है? लिखी गई हेनसंग के जीवन से हर्षकालीन इतिहास का क्या होता है? विवरण ज्ञात होता है। आगे देखते हैं। मा त्वान-लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। यानी मा त्वान-लिन में क्या है? तो हर्ष के पूर्वी अभियान का क्या है? विवरण दिया गया है। इतिसंग में क्या है? तो इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री है, जो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। यानी इतिसंग जो है 7वीं शताब्दी में के अंत में क्या हुआ? भारत आने वाला, और चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला
विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय में भारत की स्थिति वर्णन किया। सोंग यून जो है यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। क्या किया? तो 3 वर्षों की यात्रा में जो है बौद्ध धर्म की प्राप्तियां क्या किया? एकत्रित किया। अरबी लेखक के बारे में पढ़ना है। तो अरबी लेखक जो है अल्बुरीन क्या है? अल्बुरीन जो है 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अल्बुरीन जो है 11वीं शताब्दी में क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अल्बुरीन जो है अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल्बुरीन मोहम्मद द्वारा बंदी बनाया गया था। अल्बुरीन जो है किसके द्वारा? तो मोहम्मद द्वारा क्या हुआ? बंदी बनाया गया। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। यह रवीना का रहने वाला था। कहाँ का था? तो रवीना का था, जो कहाँ पर था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। सुलेमान कब आया भारत? तो 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। यानी सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में क्या किया? लिखा। आगे देखते हैं अलमसूदी यानी अलमसूदी जो है 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। अलमसूदी जो है 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री कहाँ पे आया? भारत आया और राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में? तो वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर उसने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक के बारे में पढ़ना है। तो तारानाथ यह तिब्बती लेखक है। तारानाथ जो है क्या है? तो तिब्बती लेखक है। इसने क्यूंगर तथा त्यूंगर नामक पुस्तक लिखा। कौन सा? तो क्यूंगर तथा त्यूंगर नामक क्या किया? पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिला। इनसे क्या होता है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका विवरण जो है किसमें? तो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए क्या है? उपयोगी है। आगे देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। यानी जो बीता हुआ काल यानी बीती हुई अतीत काल की घटनाओं की स्थिति को जानकारी देने वाला शास्त्र जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। कौन कौन? तो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर करता है। इस काल में मनुष्य को कोई लिखित साधन नहीं है। यानी इस काल में जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आधे ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखक कला के प्रमाण तो है, लेकिन
या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझने में कठिन है। यानी लिपि को समझना क्या है, कठिन है। ऐसे काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उसे अपुष्ट किया गया है, उसे उस लिपि को समझने योग्य नहीं है, ऐसे काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस काल के इतिहास लिखने के लिए साहित्य और पुरातात्विक साधनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल का आता है। यानी इस काल में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के क्या होता है, 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध हो, जिनमें मानव सभ्य बन चुका हो, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में क्या होता है, मनुष्य जो होता है लिखना पढ़ना समझना सब जान जाता है तथा मानव सभ्य बन चुका होता है, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ है। यानी भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुआ, तो 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पोलवरम यानी मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जैसे कि पत्थर की हाथ को कुल्हाड़ी प्राप्त किया। कब किया, तो कहाँ से, मद्रास से। क्या, तो पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी को प्राप्त किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव, कहाँ पे, प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूवैज्ञानिक संबंधित सर्वेक्षण किया, जिन्हें भारत में इतिहास के पूर्व अध्ययन संस्थापक माना जाता है। जिसे भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का क्या किया जाता है, संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय विकास अतिनूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ। यानी अतिनूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ। आगे देखते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अतिनूतन, अधतन। कौन सा, अतिनूतन और दूसरा क्या है, अधतन। अतिनूतन 10 लाख वर्ष के बाद 10,000 वर्ष पूर्व, और अधतन क्या होता है, युग आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। अधतन में क्या होता है, आज से 10,000 वर्ष क्या होता है, पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल में क्या होता है, तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पाषाण काल युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ।
कौन सा? प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था? आखेट शिकारी था। क्या था? यानी पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? आखेट शिकार था। और शिकार ही इस काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन था। यानी शिकार करना ही क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का क्या था? साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स, विदारनी यानी क्लीवर और गंडासा यानी खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलता है, तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवान नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। कर्नाटक में स्थित हुनसागी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टरजाइट आदि पत्थर से बने पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुफाओं के तत्कालीन मनुष्य के आवास एवं अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था, जो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा के जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। ये शिकार द्वारा जानवर के मांस, फल, सब्जी, कंद मूल जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ, जिसे हम लोग ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस कहते हैं। यानी मानव का क्या है? होमोसेपियंस कहते हैं। आगे देखते हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। यानी आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन मानव उसका उपयोग करना नहीं जानता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मानव शिकार करने, मछली पकड़ने तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी को अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? मध्य पाषाण काल में लोग क्या करता था? पशुपालन करता था। उस समय क्या होता था? छोटा छोटा उपकरण बनता था, जिस कारण उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिला। यानी मानव अस्थि पंजर कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से ही मिला। उत्तर प्रदेश का सराय नहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, जिसे हम लोग अन्ना उत्पादक युग कहते हैं। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यानी नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या होता है? तो कुत्ता को पालतू बनाता है। वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। कहाँ पे मिला? तो मेहरगढ़ में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। यानी मेहरगढ़ के लोग जो होते थे क्या क्या उपजाते थे? तो गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोलडीहवा से चावल का उगाने का प्रमाणित मिला है। यानी इलाहाबाद के पास कोलडीहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। मिट्टी और सरकेंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, भैंस, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदाहा स्थल से
पशु बारा के साक्ष्य मिले। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सूअर के हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी के सतह पर मवेशी के खुर के निशान भी मिले, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले। यानी नवपाषाण काल में जो है मवेशी पालन के भी क्या होता है, अवशेष मिलता है। इस युग में पॉलिशदार पाषाण उपकरण यानी हथियार का उपयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर के कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे जिन्हें शेल्ड कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास, 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष मिले। बुर्जहोम तथा गुफकराल यानी कश्मीर प्रांत में पड़ता है। अनेक प्रकार की मृदभांड तथा बड़ी यात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ कब्रों में कुत्ता के साथ यानी कुत्तों को मालिक के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। यानी पहिए का प्रयोग किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। बिहार के सारण जिला गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों, गेहूं की बोलियाँ तथा पत्थर का औजार, सिंह की हड्डी औजार मिले। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू जो कर्नाटक में पड़ता है से राख के टीले मिले, जो पिकल हिल कर्नाटक में राख के ढेर व निवास स्थान है। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिले। हस्त निर्मित मृदभांड मिले। असम से सारुतारू आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्रयुक्त हुए। ताम्रपाषाण काल जिसे हम लोग बोलते हैं चैलोलिथिक एज, यानी ताम्रपाषाण काल को चैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। वो ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भाग में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदी थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था के संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहार और गिलूड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी के सहायक नदी है, यानी भीमा नदी के क्या है, सहायक नदी है, के घाट के तट के स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवार नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल साने गांव, इमाम गांव, चंडोली, जारवे, नासिक, दैमाबाद आदि है। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों निवास, यानी पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण नौदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काल मृदभांड, दैमाबाद से कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला। दैमाबाद में सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नौदा टोली का उत्खनन कार्य HD सकालिया ने किया। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदबंध मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।